Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is examples on partial fraction. आज हम पार्शियल फ्रैक्शन में केस 1 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। कोर्स आउटकम: अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know how to solve problems on partial fraction. So, आज के टॉपिक में हम पार्शियल फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, उसके तीनों केसेस पता होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है कि रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से डिफरेंट केसेस हैं और उन्हें किस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। ओके, तो हमारा फर्स्ट केस है जिसकी हेडिंग हमने लिखे थे, व्हेन द डिनोमिनेटर हैज़ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। इसका मतलब होता है कि केस 1 में वो वाले प्रॉब्लम्स आएंगे जिनके डिनोमिनेटर्स कैसे रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और क्या रहेगा वहाँ पे फैक्टर्स, लीनियर रहेगा। लीनियर का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके पावर कैसे होना चाहिए, उनका पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट केस कहलाता है। तो अभी हम फर्स्ट केस के ही कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, इसमें फर्स्ट केस में भी केस तो एक ही है मगर प्रॉब्लम्स को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा घुमा कर लिखा जाता है, तो वो भी आपको हर वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप लोग को ध्यान देना है। तो ये वाली प्रॉब्लम में देखिए, ठीक है, आप लोग को डायरेक्टली ही क्या दिखाई दे रहे हैं, दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग है। पहला फैक्टर है हमारा x + 4 और दूसरा फैक्टर है हमारा x + 7। ठीक है, दो फैक्टर है अलग अलग। उसके बाद हमें चेक करना है, क्या चेक करना है उसके बाद हमें, कि हमारा दिया हुआ जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कौन से फ्रैक्शन में दिया हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमने इसे कैसे पहचाना आप सभी को, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आप सभी को समझाया है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होना चाहिए, किसकी डिग्री कम होना चाहिए, किसकी डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कैसी होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में जो पावर है, वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का पावर वो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर के वेरिएबल के पावर से कम रहना चाहिए। ठीक है, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब ये समझ गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और ये भी देख लिया कि कौन से वाले केस में जा रहा है ये एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले केस में। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उनके दोनों में x का पावर क्या है, 1 है। तो फर्स्ट केस की हेडिंग ये, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। डिनोमिनेटर डिस्टिंक्ट मीन्स अलग होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए। तो ये हमारे फर्स्ट केस का एग्जाम्पल है। ओके, तो अब हम इसका सलूशन देखते हैं। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, और एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रीसॉल्व।
रीसॉल्व का मतलब क्या होता है कि फिर से सॉल्व करो। रीसॉल्व का क्या मतलब होता है? फिर से सॉल्व करो, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। क्या बताया था? कि ये जो आंसर आएगा हमारा, उन्होंने क्या करा है, उस फॉर्म से ये वाला फॉर्म लेकर आया है, ठीक है। और अब जो आंसर उन लोग का आया था, हमें उन्होंने आंसर को क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, जो सॉल्व के एग्जाम्पल्स उन्होंने जो लाया है उसको हमें फिर से सॉल्व करना है, इसलिए लिखा है रीसॉल्व। समझ में आया? ओके, तो फर्स्ट केस है, तो क्या लिखना पड़ता है? देखिए, a डिवाइडेड बाय x प्लस 4, एक जो भी फैक्टर रहेगा वो लिखना है, तो उसके लिए न्यूमरेटर में एक क्या लिखोगे? कांस्टेंट, प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 7। इस तरह से आपने क्या कर दिए, ये दोनों जितने भी फैक्टर्स रहेंगे उतने फैक्टर्स लिखते जाना है, उनके साथ में न्यूमरेटर में एक एक कांस्टेंट लिखना है। तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड का फर्स्ट स्टेप, ये आपको अच्छे से लिखना आ जाना चाहिए। उसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद के स्टेप एकदम ईजी है। यहाँ पर कितने टर्म्स दिए हुए हैं? 2 टर्म्स, और उनके बीच में प्लस का साइन है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड को जैसे का वैसा ही लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है? जैसे का वैसा ही लिखना है। ओके, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x प्लस 7, प्लस b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x प्लस 4। ओके, ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ, ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ, ओके, मल्टीप्लाई हुआ उनके बीच में। यहाँ जो साइन रहेगा वही साइन आप यहाँ पर भी लगाएंगे। अगर सपोज यहाँ माइनस रहता तो हम यहाँ पर माइनस लिखते, बट अभी यहाँ पर प्लस है तो हमें यहाँ पर भी क्या लिखना है? प्लस का साइन लिखना है। और डिनोमिनेटर में कौन से टर्म आएंगे? डिनोमिनेटर में देखो, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? जो भी टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में लिखे हुए रहते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, अगर आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो तो याद रखिए मेरी एक बात, सभी इसमें जो भी आप लोग का यहाँ पर क्या दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? डिनोमिनेटर किस साइड का? लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर रहेगा वो राइट हैंड साइड का भी डिनोमिनेटर हमेशा वैसा ही आएगा, सभी केसेस में। आया समझ में? जो भी लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर रहेगा वही डिनोमिनेटर आप लोग कहाँ लिखोगे? राइट हैंड साइड में। और यहाँ पर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके न्यूमरेटर में हमने लिख दिया। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि हर केसेस में क्या होगा, जो दोनों के डिनोमिनेटर रहते हैं, ठीक है, दोनों साइड के वो क्या हो जाते हैं? हमेशा सेम रहते हैं, और उन्हें हम हमेशा कैंसल कर देते हैं। ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया है। ओके, डिफरेंट पेन से कैंसिल किया तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सिर्फ यहाँ पर न्यूमरेटर क्या बचा है? 2x प्लस 7 इक्वल टू, राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर क्या है? a इंटू एक्स प्लस 7 प्लस b इंटू एक्स प्लस 4। इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमारा एम क्या है? हमें ये जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट a और b लिखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो फिर अब देखिए a और b जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो जब भी आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a का डिनोमिनेटर देखेंगे। आप क्या करोगे? a का डिनोमिनेटर आपको देखना है। तो a के डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा हुआ रहेगा उसे क्या करोगे आप? इक्वेटेड टू 0। क्या करोगे? उसे 0 से इक्वेट करोगे। अगर आपको a की वैल्यू फाइंड करना है तो a के डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा हुआ है उसे आप इक्वेटेड टू 0 करोगे, इक्वल टू 0 मानोगे। अब आपको यहाँ से x मिल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया? प्लस 4 है इस साइड में, आपको x चाहिए, तो प्लस 4 उस साइड में जाकर क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके भी देख सकते हो, या फिर जो भी साइन दिया हुआ रहता है उसका अपोजिट साइन। ठीक है, अगर a की वैल्यू फाइंड करना है
तो यहाँ पर x प्लस 4 दिया है, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू -4। ठीक है, सॉल्व करने के बाद भी वही आया। ठीक है, अब हम कहाँ पर पुट करने वाले हैं x इक्वल टू -4? इन इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन में? इन इक्वेशन नंबर 2, ये सेकेंड वाले हमारे इक्वेशन में। ठीक है, पुट करते हैं तो x की जगह हम लिखेंगे -4 प्लस 7 इक्वल टू, अब a जैसे का वैसा यहाँ पर भी x की जगह हम क्या लिखेंगे? -4 प्लस 7 प्लस b भी जैसे का वैसा, फिर से x की जगह हम क्या लिखेंगे? -4 प्लस 4। जहाँ पर भी x लिखा हुआ था वहाँ पर हमने सब जगह पर x की जगह पर लिख दिया -4। रिमेनिंग टर्म को हमने जैसे का वैसा ही लिखा। आगे के स्टेप सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -4 -8 प्लस 7 इक्वल टू a एज इट इज -4 प्लस 7 प्लस माइनस। ओके, तो 7 - 4 3, ग्रेटर नंबर का सिंबल प्लस b लिखा हमने -4 प्लस 4 0। तो ध्यान देंगे आप सभी, ये जैसे कि 0 आया है आप लोग को पता चला भी, बट जो केस 1 है वहाँ पर आप लोग फर्स्ट केस की वैल्यू फाइंड करोगे तो सेकेंड वाले की वैल्यू जहाँ पर b लिखा रहेगा वो वाला टर्म हमेशा ही 0 हो जाता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा ही 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप a की वैल्यू फाइंड करोगे तो a वाला ही टर्म के साथ में कुछ आएगा नंबर्स, बाकी टर्म अगर यहाँ पर अभी तो एक ही टर्म है तो ये 0 हो गया। अगर यहाँ पे प्लस c समथिंग भी कुछ लिखा रहता, प्लस d भी कुछ लिखा रहता, तो पूरे टर्म्स कैसे हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। कौन से वाले केस में? केस 1 में। अभी मैं सिर्फ केस 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब आप b की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये a वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्या कहा मैंने? जब हम a फाइंड कर रहे हैं तो b के साथ में जो टर्म आएगा वो 0 आएगा। तो ये इतना या फिर इतना न लिखते हुए डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या कर सकते थे? 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मन में भी कैलकुलेशन कर लिया, करके देख लिया तो 0 ही आता है। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा। ओके, तो -8 प्लस 7 -1 इक्वल टू a इंटू 3 a। ओके, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a 3 के साथ कैसा है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा? डिवीज़न में। -1/3 इक्वल टू a। क्या हो जाएगा वो? -1/3 इक्वल टू a। हम इसे और क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू -1/3। क्या लिख सकते हैं हम? a इक्वल टू -1/3। इस तरह से हमने क्या कर लिए? a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे b की वैल्यू फाइंड करने की तरफ। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करना है, तब हम किसका डिनोमिनेटर देखेंगे? अब हम b के नीचे जो टर्म लिखा है b का ही डिनोमिनेटर देखेंगे। ये b जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा? x इक्वल टू, हमें x इक्वल टू यहाँ पर +7 दिया है तो हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू -7। जो भी साइन दिया रहता है उसका अपोजिट साइन पुट करना है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेंगी पुट x इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 2। फिर से कौन से इक्वेशन में? हमेशा ये जो इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर 2 दोगे और जो फर्स्ट स्टेप लिखोगे उसे आप इक्वेशन नंबर 1 दोगे। फर्स्ट स्टेप मीन्स जहाँ पर आप लोग वेरिएबल्स वाले टर्म लिखोगे। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देख के पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू +7 दिया है तो मैंने अभी बताया आप लोग को क्या करना है? जो भी साइन दिया हुआ रहेगा उसका अपोजिट साइन पुट करना है। प्लस दिया है तो आप पुट करोगे -7 इन इक्वेशन नंबर, इन विच इक्वेशन?
इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमेशा ये वाला इक्वेशन जहां से हम डिनोमिनेटर को कट करने के बाद लिखेंगे उस इक्वेशन में पुट करना है। ओके, अब पुट करिए। x की जगह क्या लिखेंगे आप लोग? -7 +7 जैसे का वैसा। अभी मैंने समझाया आप लोगों को कि हम अब b फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमारा ये जो a वाला टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर देखिए x की जगह क्या आया है? -7 -7 + 7 0। तो हम क्या कर दिया करेंगे, हमेशा केस 1 में जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो टर्म लिखेंगे, बाकी टर्म को 0 लिख देंगे। अब b फाइंड कर रहे हैं ना, तो b लिखते हैं और x की जगह पर क्या पुट करना है? -7 + 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 2 × -7 -14 + 7 = ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो b = -7 + 4 -3। ओके, माइनस प्लस माइनस, 7 - 4 3 ग्रेटर नंबर सिंबल माइनस। सेम वही यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस, 14 - 7 7 ग्रेटर नंबर सिंबल माइनस इक्वल टू, ये आप लोग माइनस कर देंगे क्या? नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म जो है वो कैसे है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो -3 × b। ओके, अब हमें ओनली b चाहिए है, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये -7 और ये -3 कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। b जैसे का वैसा, यहाँ से माइनस माइनस गेट कैंसल, तो b = 7/3। तो b की वैल्यू क्या आ गई है? 7/3। और हमें a की वैल्यू भी क्या मिल गई थी? -1/3। इस तरह से आप हमेशा उसे बॉक्स कर लीजिए। अब क्या करना पड़ता है? a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब वो a और b की वैल्यू कहाँ पर पुट करना है? ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में, ठीक है, जहाँ पर हमने a और b लिखा है। तो हमारा इक्वेशन 1, अब हमारा इक्वेशन 1 लिखेंगे हम 2x + 7 / x + 4 x + 7 = a / b / है, तो a की जगह क्या आया है? -1/3। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? -1/3। a के नीचे क्या लिखा हुआ है? x + 4, तो x + 4। अब लिखा है प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन। उसके बाद लिखा है b, तो b के लिए हम क्या लिखेंगे? जो b की वैल्यू आई 7/3 / x + 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिए? इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, हमें क्या करना है? सिर्फ इस फॉर्म में से सिंपली लिखना है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करना है ना? इजी प्रॉब्लम। आपने यहाँ तक किया तो भी चलेगा। अगर आप लोग को इसके आगे के स्टेप करना है तो देखिए, यहाँ के डिनोमिनेटर में भी 3 है, यहाँ के डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 1/3 बाहर लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में रहेगा सिर्फ -1/x + 4 + 7/x + 7। ये स्टेप आपको लिखना है तो लिखेंगे, अगर नहीं लिखना है तो कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ तक लिखकर भी आप स्टॉप कर सकते हैं। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। आया सभी को समझ में? तो इस तरह से आपको क्या करना है? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर बेस से मैं आप लोग को क्या दे रही हूँ? असाइनमेंट दे रही हूँ, उनको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो फिर ये असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स गिवन हैं, बाजू में उनके आंसर्स दिए हुए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और आंसर मैच करिए।